everyone. So here we are today for the classes after a long gap. How was your exams and how are your sessions going now? And I hope uh, we all learned here a lot of things. Now today in this new session, we will discuss the things. In the last batch, we discussed mostly things according to the uh, modern criteria, new terminologies. But the body is the same, things are the same. Only the way of explanation is different, either in the Ayurveda or in the modern medicine. So, whatever the pathy is, we all work on the same body. So, we will discuss the same things in the new ways. So, here we discuss with the concept of Tridosh, Dhatu, Updhatu, Agni, Panch Mahabhut in relation to the Stri and Prasuti rule. As per Ayurveda, the body is made up of dosh, dhatu, agni. What is the definition of swasth as per Ayurveda swasth vyakti? Either the male or female. Sam dosha, sam agnisha, sam dhatu मलक्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन स्वस्थ से इति अभिधीयते. तो किसी भी प्रोजेनी को चलाने के लिए स्पेशली अगर आपको एक न्यू लाइफ को बर्थ देना है तो एवरीथिंग इन द सम मात्रा इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इन बोथ ऑफ द पार्टनर्स. दोष धातु उपधातु अग्नि पंचमहाभूत इन सबका जो रिलेशन है और इसकी फीमेल बॉडी में क्या इंपॉर्टेंस है और इनकी असाम्य अवस्था से क्या रोग उत्पन्न होते हैं. तो ऑल दीज कवर्स द एरिया ऑफ द obstetric and gynecology as per the Ayurveda. So we are going to discuss that. So what topics we are going to cover? It is introduction to the basic components. तो वही दोष धातु and उपधातु मल सब लेके जो अग्नि है कॉन्सेप्ट सेम है, बस कुछ की अधिकता या कमी से जो स्त्री और पुरुष में डिफरेंसेस आए हैं और उनकी गैमेटोजेनेसिस या जो कुछ निर्माण प्रक्रिया है. सो स्टेटस ऑफ द दोष इन द डिफरेंट इकोज ऑफ द लाइफ. जैसे कि हम जानते हैं कि बाल्यावस्था में कफ वृद्धावस्था वृद्ध रहता है, फिर मध्यम अवस्था में पित्त और फिर वृद्धावस्था में वात. तो ये मेल फीमेल दोनों में रहता है, बट एज द पित्त इज आग्नेय प्रधान तो थोड़ी पित्त की प्रधानता रहती है एंड शुक्र इज सौम्य. तो ये कुछ डिफरेंसेस मेल फीमेल में होते हैं. तो दोषों के भी डिफरेंसेस पढ़ेंगे. बेसिक कंपोनेंट्स रिलेटेड टू द फीमेल बॉडी. फीमेल बॉडी के जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं एंड वी फोकस ऑन द components that is different from the male or which are necessary for the new progeny. रज निर्माण की प्रक्रिया, फॉर्मेशन ऑफ रज. आर्तव का क्या स्वरूप है, ऋतुचर्या. जो मेंस्ट्रुअल साइकिल हमने पढ़ी है वही सेम ही बॉडी है, तो सेम मेंस्ट्रुअल साइकिल है, बट द टर्मिनोलॉजीज और द वे ऑफ एक्सप्लेनेशन एज आई टोल्ड अर्लियर दैट आर डिफरेंट. एंड गर्भ उत्पादकर भाव कि एक गर्भ के निर्माण में कौन से फैक्टर्स एसेंशियल है वो पढ़ेंगे. एंड गर्भक्रांति का प्रोसेस जो है कि कैसे स्टेप बाय स्टेप एम्ब्रियोलॉजी यू कैन से. और षड धातु, मन, आत्मा, पंचभूत और भौतिक कंपोनेंट्स जो फीटस के हैं कि इट इज गोइंग टू बी फ्यूचर ह्यूमन. तो जैसे ह्यूमन बना हुआ है धातु से, पंच महाभूत से, तो वही कंपोनेंट्स फीटस में है और टाइम टू टाइम वो डेवलप हो रहे हैं. तो मासानुमासी कैसे उसका डेवलपमेंट है ये सब चीजें हम देखेंगे. और फंक्शन क्या है पंच महाभूतों के फीटल डेवलपमेंट में कि कौन से स्टेज में कैसे कि आकाश से क्या डेवलपमेंट होगा या वायु से क्या डेवलपमेंट होगा. और वात ही डेवलपमेंट में एक स्टेप बाय स्टेप किसी भी विस्तार में एक बहुत बड़ा रोल होता है. तो इम्पोर्टेंस ऑफ वायु इन द फीटस डेवलपमेंट एंड रोल ऑफ धातु इन गर्भ उत्पत्ति. तो गर्भ उत्पत्ति में रस का क्या रोल है और रक्त का अपरा निर्माण में क्या है. धातु और उपधातु का कंसेप्ट आप सबको क्लियर है ना. अगर कहीं भी प्रॉब्लम है, आपकी फिजियोलॉजी की क्लासेस भी होती रहती हैं तो उसमें आयुर्वेद के कंसेप्ट भी होंगे, यहाँ आपके पुराने लेवल के भी. तो प्लीज अगर आपने इस बीच रिवीजन नहीं किया है तो गो थ्रू ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ दोष धातु, मतलब बेसिक फिजियोलॉजी इसमें पढ़ना बहुत जरूरी है. और आप सबके पास चरक संहिता होगी तो सुश्रुत संहिता मतलब संहिता होंगी, तो उसमें शारीर स्थान इज वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक चरक शारीर 8.
तो ये प्लीज आप लोग उसको गो थ्रू करना शुरू कर दीजिए इन बिटवीन द क्लासेस। जैसे नेक्स्ट वीक हम लोग मिलेंगे तो इन बिटवीन ये जो स्लाइड्स है उसको तो आप देखेंगे ही, उसमें भी कई जगह ओनली रेफरेंसेस आर मेंशन, सो गो थ्रू दैट इन डिटेल, क्योंकि ये चीजें अवेयर हैं। तो फीटल नरिशमेंट कैसे होना है, और मासानुमासिक गर्भ वृद्धि क्या है, कि हर मंथ में क्या चेंजेस गर्भिणी में आएंगे और fetus के क्या डेवलपमेंट होंगे, और बेसिक कंपोनेंट्स क्या हैं, अंग मीन्स कौन से अंग में कौन सा कंपोनेंट लीड करेगा, तो वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। एंड अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग प्लीज गो थ्रू द शारीरिक स्थान ऑफ बोध संहिता। मतलब हर जगह से जो वहाँ पे भी है ये प्रकरण वो देखना है, बट द शारीरिक स्थान ऑफ एटलीस्ट चरक एंड सुश्रुति ये तो एकदम टच में होना ही चाहिए, बुक्स आपके टेबल पे होनी चाहिए इफ यू आर डूइंग दिस। और भूत दोष क्या रिस्पॉन्सिबल है वर्ण उत्पत्ति के लिए, कि श्याम वर्ण गौर मतलब कि कॉम्प्लेक्शन ऑफ द फीटस और कमिंग बेबी। तो वर्ण के लिए भी कौन से भूत या दोष रिस्पॉन्सिबल है, और बहुपत्यता के कारण मल्टीपल प्रेगनेंसी का भी क्या कारण है, वो हम आगे इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि दोष की क्लासिफिकेशन ऑफ दैट एज ग्रुप। एक तो बाल्यावस्था, मध्यम अवस्था और वृद्धावस्था ऐसा करके है इन जनरल, बट कई संहिताओं में अलग अलग क्लासिफिकेशन दिए हुए स्पेशली फॉर द फीमेल्स, क्योंकि एक रिप्रोडक्टिव फेज, फिर मिनार्के की फेज, एंड मेनोपॉजल, प्री मेनोपॉजल, तो एज टू टाइम डिफरेंट फंक्शंस और मतलब डिफरेंट दोषा के चेंजेस होते हैं। तो उसके अनुसार आचार्यों ने अलग अलग आचार्य मतलब अप्रोक्सीमेट उनका रेंज सेम है, कुछ ईयर्स के कुछ टर्मिनोलॉजीज के डिफरेंसेस हैं। तो अलग अलग क्लासिफिकेशन आचार्य ने किया, लाइक भाव प्रकाश जी ने बाला, तरुणी और प्रौढ़ा तीन डिविजन्स किए हैं। बाला 16 साल तक, तरुणी 16 से 32 दैट इज फर्टाइल एज, एंड आफ्टर दैट 32 से 50 प्रौढ़ा। ये प्रौढ़ा के बाद फिर वो वृद्धावस्था में चली जाएगी। तो ये इस तरह से भाव प्रकाश जी के डिविजन है। डिफरेंट एजेस में, जैसे चाइल्डहुड में बालावस्था, तो ये 10 साल तक या 10 से 12 साल और 12 से 16 साल, इसके फर्दर डिविजन्स किया गया है। तो बिफोर मिनार के 10 years एंड प्री मिनार के 10 to 12 years, और 12 to 16 मिनार की एज होती है। तो इसमें जनरल डेवलपमेंट जैसे सब बच्चों में कॉमन होता है 10 साल तक, और कफ जैसे कहते हैं कि बाल्यावस्था में प्रधान रहता है, तो कफ प्रधान है, वात और पित्त है, और धीरे धीरे फिर पित्त अग्नि है, आर्तव या मध्यम अवस्था में पित्त बढ़ता है। तो आप देखेंगे कि 10 से 12 में थोड़ा थोड़ा पित्त की प्रधानता आने लगती है, जैसे प्यूबर्टी एज में बच्चों को गुस्सा आना, हार्मोनल चेंजेस, ऑल दीज आर दैट ओनली। तो पित्त धीरे धीरे बढ़ रहा है, और फिर उसके बाद 10 to 12 years में पित्त भी डोमिनेट रहेगा, डोमिनेट फेज में आ जाएगा। ऐसा नहीं कि सडनली आपका पित्त बढ़ेगा और कफ कम होगा, धीरे धीरे पित्त बढ़ेगा और फिर कफ धीरे धीरे रिड्यूस होगा। और फिर मध्यमावस्था दैट इज मिडिल एज में युवा और प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था इसमें आ जाती है। तो 16 to 40 तक की एक युवती, और ये जो मिडिल एज का ही क्लासिफिकेशन बेसिकली डिफरेंट आचार्यों ने डिफरेंट कहा है, बट अप्रोक्सीमेटली आप 16 तक बाल्यावस्था, 16 to 50 मध्यम अवस्था, और फिर वृद्धावस्था आफ्टर 50 लेके चलेंगे। तो मध्यम अवस्था में पित्त जो है युवती में डोमिनेट रहेगा, और कफ एंड वात के भी रोज रहेंगे, और फिर धीरे धीरे आप देखेंगे वात बढ़ता जाएगा और पित्त और कफ के फैक्टर्स कम होते जाएंगे। प्रौढ़ावस्था ये प्री मेनोपॉजल और आफ्टर 50 मेनोपॉजल एज है। और वृद्धावस्था में डिग्रेडेटिव फेज है, और यहाँ पे वात अपने डोमिनेट करेगा और पित्त और कफ कम हो जाएंगे। और जैसे कि मैंने प्रकाश जी का बताया, ऐसे हार्दिक जी का बाला, मुग्धा, प्रौढ़ा, प्रगल्भा ऐसे करके 4 क्लासिफिकेशंस है। पराशर जी ने गौरी, रोहिणी, कन्या, रजस्वला ऐसा करके मीन्स इन द चाइल्डहुड फेज ऐसे क्लासिफिकेशंस दी है। तो डिफरेंट आचार्य की डिफरेंट क्लासिफिकेशंस है, बट ऑन द ग्रॉस ये बाल्यावस्था, मध्यम अवस्था और वृद्धावस्था, और मध्यमावस्था में भी युवती और प्रौढ़ा, ये 2 बेसिक क्लासिफिकेशंस जाते हैं। और दोष के लिए कहेंगे तो बाल्यावस्था में कफ प्रधान रहेगा, मध्यम में पित्त, और धीरे धीरे कफ कम होते हुए पित्त बढ़ेगा, और मध्यमा से वृद्धावस्था में पित्त कम होते हुए वात बढ़ता जाए। तो आचार्य सुश्रुत और डल्हन जी ने मतलब
एक एग्जाम्पल देके कहा है कि पुष्प या फ्लावर का एग्जाम्पल देके कि कली में भी हिडन फ्रेग्रेंस या वो सारे कैरेक्टर्स रहते हैं जो फ्लावर में रहते हैं, बट आफ्टर बीइंग अ फ्लावर वो और अच्छे से एक्सप्रेस होते हैं। तो बर्ड विच हैव ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ फ्लावर, सिमिलरली आर्तव इज इन अव्यक्त अवस्था, जैसे चाइल्डहुड में आर्तव है, अव्यक्त अवस्था है कि वो विजिबल नहीं है, बट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ काल इट मेक्स अपीयरेंस इन तरुण अवस्था, फिर उसके बाद वो तरुण अवस्था में आती है तो फिर वो अपीयर होता है जो आर्तव है। द सेम थिंग इज ट्रू इन द रजो निवृत्ति ऑल्सो, दैट इज टेकन प्लेस एज द प्रौढ़ अवस्था। फिर उसके बाद प्रौढ़ अवस्था आते आते मीन्स वो कभी था तो बट उसके एग्जिस्टेंस नहीं, बट कुछ उसके फीचर्स रहेंगे। सो ये एक एग्जाम्पल देखिए हमारे शास्त्रों में दिया गया सुश्रुत संहिता में। और इस रफली एक आपको फ्लो चार्ट के थ्रू देखेंगे तो ये रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये हमारी सप्त धातु है, मेल फीमेल दोनों में। और इन धातु की उपधातु में रस की उपधातु आर्तव या रज है, और कुछ आचार्यों ने रक्त की उपधातु में भी लिया, बट बेसिकली ये रस की उपधातु में ही हम काउंट करेंगे। और जो शुक्र है तो वो अंतः शुक्र एंड बाह्य शुक्र करके दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। बाह्य शुक्र इज दैट इज विजिबल फ्रॉम आउटसाइड। तो सीमेन जो है दैट इज बाय शुक्र, या सीक्रेशन फ्रॉम द ग्लैंड्स इन द फीमेल लाइक बार्थोलेंस और सर्वाइकल ग्लैंड्स के। तो ये डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं अंतः शुक्र और बाह्य शुक्र के। और यही जो सेम चीजें हम लोग मॉडर्न में भी पढ़ते हैं, उनके क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, और इसमें बस टर्मिनोलॉजीज आर डिफरेंट। The body is the same, so things are the same, but the way of explanation is different only. अब गणनाथ सेन जी ने अंतः शुक्र को और बाह्य शुक्र करके बेसिकली क्लासिफिकेशन गणनाथ सेन जी का इन्होंने डिस्क्राइब किया है। चूंकि स्पर्म्स को जैसे हम लोग ने अभी बात किया, या इंक्लूडिंग स्पर्मेटिक फ्लूइड या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को ले लेंगे, वो प्रॉपर उसका रहेगा, उसका रिफ्लेक्शन है। और अरुण दत्त जी कहते हैं कि गर्भाशय इज मेड फ्रॉम द एसेंस ऑफ रक्त एंड मांस एंड इज डिराइव्ड फ्रॉम द इंटेस्टाइन। इनका अरुण दत्त जी का है कि मतलब धातु का फॉर्मेशन हम लोग कैसे कर कैसे कैसे हुआ। तो उनके अनुसार जो गर्भाशय है वो रक्त और मांस धातु से बना हुआ है, और इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन की कोष्ठ का ही एक तरह से पार्ट है। और वो पेरिटोनियल लाइनिंग जो हम लोगों ने पढ़ा था एनाटॉमी में, कि पेरिटोनियल लाइनिंग से ही उसका हैंग किया हुआ है या ऊपर की तरफ सराउंडेड है। तो you can say it is derived from the intestine. It is not exactly derived from the, but somewhat it is correlated or attached with the intestine. और हम लोग के आयुर्वेद में क्लासिफिकेशन कोष्ठ धातु और इस तरह से जैसा करके आशय करके दिए गए हैं, तो we can not purely accept it, but it can be acceptable. It is acceptable that और रक्त और मांस तो वो है कि हाईली मस्कुलेचर स्ट्रक्चर है, और पूरा इसका vasculature is very strong to provide nourishment to the fetus. तो all these things are truly relatable. रक्त एंड मांस से प्रधान धातु का है, और इट इज derived from the intestine। और अपान वायु एंड व्यान वायु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फंक्शंस रिलेटेड टू द आर्तव। तो आर्तव का जहां भी प्रॉब्लम आता है तो वहां सबसे पहले आपको वायु के एक तो स्थान भी है, ये अधोगत स्थान वायु का नॉर्मली है, और आर्तव में भी अपान वायु और व्यान वायु का बहुत बड़ा रोल है। तो डिस्मेनोरिया या मेंस्ट्रुअल रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स मोस्टली जो रहती है कष्टार्तव या मेनी ऑफ द प्रॉब्लम्स, तो Basti is the one of the best treatment in the case of infertility or menstrual problems. Basically, the reason is that only कि ये व्यान वायु और अपान वायु is responsible. तो अब रज का निर्माण के लिए ये आर्तवम शोणित स्वाग्नेयम, ऐसा सुश्रुत शारीर स्थान के 14 अध्याय में और तीसरे अध्याय में भी आर्तवम आग्नेय में। ये हमारे शास्त्र में हर जगह कि आर्तव जो है वो आग्नेय कैरेक्टर लिया हुआ है, अग्नि धातु प्रधान है। तो इसीलिए जो गर्भाधान अवस्था है कि जो ऋतुचर्या के बाद किस तरह का डाइट लेना चाहिए फीमेल को, तिल एंड ऑल दैट अग्नि धातु प्रधान डाइट की प्रिस्क्राइब की गई है। एंड शुक्र इज सम इन नेचर, सो फॉर द कंसेप्शन इन द गर्भाधान मेल इज एडवाइज्ड दैट क्षीर घृत और मधुर प्रधान औषध एंड आहार। सो
अब अलग अलग टीकाकारों ने रज के लिए या अलग अलग आचार्यों ने रज के ऊपर क्या अपनी कमेंट्स दिए हैं, लाइक रसात स्तन्यम आर्तवम च। तो रस की उपधातु क्या होगा, स्तन्य और आर्तव। तो एक तो आर्तव के लिए वो उस एरिया के लिए वायु डोमिनेट करती है, व्यान एंड अपान, और साथ ही रस को मैनेज करना भी बहुत जरूरी इन द केस ऑफ इनफर्टिलिटी स्पेशली। कि आपको जो भी डाइट बताना है या देखना है कहीं, तो क्योंकि बनना तो उसको रस से ही है, और उसके बाद उन चीजों को आपका प्रॉपर ओव्यूलेशन हो रहा है कि नहीं, या उसको फेलोपियन ट्यूब से वहां प्रॉपर जा रहा है कि नहीं, उसके लिए तो वायु इन्वॉल्व है। और जो फॉर्मुलेशन का प्रोसेस है, जैसे HPO एक्सिस हम लोगों ने पढ़ा था ना, तो सिमिलरली कि स्टेप बाय स्टेप की हाइपोथैलेमस भी कंट्रोल कर रहा है, पिट्यूटरी भी, और ओवरी का सबका अपना अपना रोल है। तो सिमिलरली यहाँ रस की उपधातु है, तो हमें रस को भी चेक करना होगा और वायु को तो देखना ही है। और बस्ती को तो मीन्स श्रेष्ठ चिकित्सा कहा ही गया है, और इस प्लेस में भी श्रेष्ठ या स्थान अनुसार चिकित्सा है ही, और रस को भी चेक करना बहुत जरूरी है। और साथ ही आग्नेय प्रधान के कारण आपको अग्नि धातु या पित्त लेवल को भी थोड़ा चेक करना होगा। रक्तम अपनी रजः संज्ञम प्रसादे प्रसाद भागजम। तो ये जो रज है रक्त की ही संज्ञा है, और रस का ही ये प्रसाद भाग है। अत्र च कर्म वशात साल विशेषम आविर्भावित ज्ञेयो अस्य धातु शोणिताद विषेमः आर्तव शोणितम तो आग्नेयमिति। कि ये आग्नेय धातु प्रधान है और काल विशेष से ये आविर्भाव आता है। तू शब्द पूर्व सम्मत सौम्य आग्नेयाद वर्धयति। कि स्टेप बाय स्टेप सौम्यता से आग्नेयता की ओर जाते हैं। अस्य च सौम्य आग्नेयाद आग्नेय धातुं परिणाम विशेषादेव कार्यं वीर सदृशं कार्यं भवति तथा तेजसा पृथ्वी धूमो भवति इच्छुर साल श्लेष्मात् तेज शोणितो भवति अस्य व आग्नेय धातुं हेतु। तो इसमें बेसिकली चक्रपाणी जी की टीका में यही बताया गया कि आग्नेय धातु प्रधान है और रस की उपधातु है, और ये आर्तव का पूरा कैरेक्टर्स विद द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इसमें बताया गया है। अब दोष का क्या स्टेज रहता है मेंस्ट्रुअल साइकिल पे, जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल हम लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ी थी कि मेंस्ट्रुअल फेज एंड आफ्टर दैट ओव्यूलेटरी फेज एंड आफ्टर दैट लूटियल फेज। तो उसी तरह ही अपने शास्त्रों में ऐसा कहा गया कि रजः, दैट इज मेंस्ट्रुअल फेज, वी कैन कोरिलेटेड विद दैट कि 3 से 5 दिन का, या कुछ आचार्यों ने 7 दिन का भी कहा है। यहाँ पे बात डोमिनेट करेगा, जैसे कि हम उसमें हॉर्मोन्स की बात करते हैं, तो यहाँ हमारे दोष की बात होती है। तो थिंग्स अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग दैट थिंग्स आर सेम बट द टर्मिनोलॉजीज और वे ऑफ एक्सप्लेनेशन इज डिफरेंट। कि उस समय भी ये उनका, जैसे अब है कि साइंटिफिक पेपर लिखने के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, या जो भी जिस तरह से लोगों की टर्मिनोलॉजीज होती हैं, तो उस समय के एक्सप्रेशंस इस तरह से थे, लोगों को समझाने के लिए हम ये टर्मिनोलॉजीज यूज हो रही थी। तो वो उस समय की एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च करके उन लोगों ने कुछ भी थोड़ा बहुत 19-20 अलग है, बट द थिंग्स एट द होल आर सेम। तो 3 से 5 दिन का होता है, मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस होता है इस फेज में, यू कैन कोरिलेट विद द मेंस्ट्रुअल फेज, और वात डोमिनेट रहता है। और फिर ऋतु काल में दैट इज ओव्यूलेटरी फेज 12 to 16 डेज का। अलग आचार्यों ने, किसी ने 12 से कहा है, किसी ने फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन से गिना है, किसी ने लास्ट डे से गिना है, ये भी एक रीजन है ये डेज का चेंज होने का। और कुछ ने थ्रू आउट साइकिल भी कहा है आफ्टर द मेंस्ट्रुएशन। तो इसमें नवीन रज निर्माण होता है, और ये फर्टिलाइजेशन के लिए बेस्ट टाइम होता है। पृथ्वी और जल का प्रधान है, और ऋतु व्यतीत काल, और ऋतु व्यतीत काल मीन्स लूटियल फेज की ओव्यूलेशन हो गया उसके बाद का जो फेज है, और पुराण रज रहता है, और कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द यूनि, मतलब यूनि में संकुचन होता है, एंड दैट इज पित्त प्रधान। तो ये इसके साथ आप मेंस्ट्रुअल साइकिल भी देखेंगे, और साथ ही साथ चरक शारीर स्थान देखेंगे, तो यू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग फॉर दैट। और गर्भ उत्पादक का भाव, कि गर्भ की उत्पादकता में क्या क्या भाव है, ये द श्लोक इज मिसिंग, देयर इज सम प्रॉब्लम इन द स्लाइड्स, तो यू कैन गो थ्रू द रेफरेंस ऑफ सुश्रुत शारीर स्थान द्वितीय अध्याय या अष्टांग हृदय शारीर स्थान प्रथम अध्याय के इन श्लोक पे आप जाएंगे। तो गर्भ उत्पादक भाव बेसिकली क्या होते हैं,
कि गर्भ निर्माण के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। दैट इज ऋतु, क्षेत्र, अंबु, बीजाणु। बेसिकली 4 थिंग्स आर इम्पोर्टेंट, और इसका कोरिलेशन शास्त्रों में किया गया है, लाइक द फर्टिलिटी ऑफ द क्रॉप, कि किसी भी अच्छी क्रॉप के लिए, मतलब एक फसल के लिए, एक उपज, फसल की अच्छी उपज के लिए ऋतु प्रॉपर सीजन में, कि आप गेहूं के सीजन में गेहूं बोएंगे तो ही उसकी उपज होगी। आप अदर देन दैट करेंगे तो वो नहीं, राबी एंड खरीफ जैसे अलग अलग बताया गया है कि हर की टाइमिंग्स है, तो ऋतु इंपॉर्टेंट है। तो सिमिलरली इन द केस ऑफ फर्टिलिटी, ऋतु इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि एक तो ऋतु आप इस रिलेशन से ले सकते हैं कि वो मध्यमावस्था में होनी चाहिए। बाल्यावस्था या वृद्धावस्था में करेंगे तो टाइमिंग्स वो सही नहीं है, या और उसमें भी मध्यमावस्था में भी आप आर्तव जनन काल में करेंगे तो ही कंसेप्शन हो पाएगा। आप ओव्यूलेटरी फेज के पहले या बाद में, जब ओवम रिलीज हो चुका है, बॉडी से रिलीज आउट हो गया है, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं बनेगा। तो ऋतु इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। फिर क्षेत्र, वो क्षेत्र प्रॉपर होना चाहिए, कि उपजाऊ जमीन होनी चाहिए जैसा कहते हैं। तो इसीलिए हमारे शास्त्रों में गर्भाधान कर्म भी दिया गया, कि गर्भाधान की धारण करने के पहले जो प्रोसीजर्स कराए जाते हैं, कि संशोधन कर्म, स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन प्रॉपर लेके, बस्ती कराते हुए, प्रॉपर डाइट एंड लाइफस्टाइल मेंटेन करके, किस तरह से उस क्षेत्र को, उस एरिया को जहाँ पे कंसेप्शन होना है, एंड इट इज फॉर बोथ द पार्टनर्स, तो उस क्षेत्र को कैसे अच्छा करना है, तो ये पूरे प्रोसेस बताएगी। यही हम लोग आगे क्लासेस में स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो ऋतु हो गया, क्षेत्र, वो एरिया अच्छा होना चाहिए। एंड इन क्षेत्र वी कैन एक्सपेंड आवर व्यूज इन दीज सिनेरियो, कि आप जिस सराउंडिंग में रह रहे हो, कि वहाँ का एनवायरनमेंट भी, क्योंकि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व, बॉडी साइकोसोमेटिक, तो उस क्षेत्र को भी आप थोड़ा सा अच्छा रखें, और एज मच एज पॉसिबल, अगर नहीं कर सकते तो जस्ट काउंसिल योरसेल्फ। तो ऋतु, क्षेत्र, अंबु। अंबु इज फॉर डाइट, कि जिस तरह से पानी की जरूरत होती है, बिना पानी के फसल सूख जाएगी, सिमिलरली हमारे बॉडी को भी अच्छे डाइट की जरूरत है। कि अब आजकल इनफर्टिलिटी के केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? बिकॉज ऑफ द डाइट एंड लाइफस्टाइल। जंक फूड्स इतने बढ़ गए हैं कि वर्किंग या नॉन वर्किंग या किसी भी सिनेरियो में आप देखेंगे कि ऑल दीज आर वेरी कॉमन। तो एक फैक्टर तो अंबू का भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कि आहार इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो उसको प्रॉपर डाइट होनी चाहिए, और बिफोर प्रेगनेंसी भी, कि वो पूरी बॉडी अच्छी रहे, और आफ्टर प्रेगनेंसी तो है ही। आफ्टर प्रेगनेंसी तो ध्यान दिया भी जाता है, फीमेल और उसकी फैमिली सब ध्यान देते हैं, बट बिफोर प्रेगनेंसी जल्दी ध्यान नहीं दिया जाता। सो इन द केस इफ इट इज प्लान्ड प्रेगनेंसी, सो काउंसिल योर पेशेंट to take care of all these factors, and the last and one of the very important factor is बीज। जब बीज ही आप बोएंगे, मतलब बहुत बीज बबूल का तो फल काहे को हुए, तो सिमिलरली बीज उसमें अच्छे होने चाहिए। तो ये जो गर्भाधान के ही प्रोसीजर्स बताए जा रहे हैं, तो उससे पूरी बॉडी तो अच्छी होगी, वो क्षेत्र तो अच्छा होगा, और उस क्षेत्र में जो बॉडी बीज है हमारे यहाँ बन कहाँ से रहे, तो बॉडी ही बना रही है। तो ये बीज की क्वालिटी भी इम्प्रूव करना उस गर्भाधान में फैक्टर है। तो ऋतु, क्षेत्र, अंबु, बीजानाम, दैट आर द बेसिक गर्भ उत्पादक कर भाव विच आर अंडर द कंट्रोल। और उसके अलावा वो षड भाव है, वो तो आफ्टर द कंसेप्शन का है, उसको आगे डिस्कस करेंगे। सो बेसिक गर्भ उत्पादक कर भाव ये 4 है, और इसको ही आपको ध्यान में रखते हुए आगे के प्रोसेस करने हैं। अब गर्भक्रांति का प्रोसेस, दैट इज अ होल प्रोसेस। ये सुश्रुत शारीर स्थान के तीसरे अध्याय में पूरी एम्ब्रियोलॉजी है, इसको आप लोग देखिएगा। और क्योंकि ये जस्ट एक इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो वी विल, जब हम गर्भक्रांति डिस्कस करेंगे, मैं या जो दूसरे डॉक्टर हैं, तो वो पूरा फुली कंप्लीटली आपको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो हेयर द रेफरेंसेस आर गिवन।